एवरीवन, स्टडी IQ चैनल में आप सबका स्वागत है। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम GS2 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स और इंटरनेशनल बॉडीज़ का एक क्वेश्चन ले रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी टाइम से काफ़ी न्यूज़ में रह रहा है, स्पेशली इसमें पहली बार वुमेन जनरल मैनेजर जो इनकी टॉप मैनेजमेंट पे होते हैं वो इलेक्ट करे जाएंगे। और इसके साथ ही कोविड के टाइम की वजह से और उससे पहले भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं इसमें, इसकी जितनी पावर होनी चाहिए उतनी है नहीं। इसको भी टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन की तरह माना जा रहा है। डेवलप्ड कंट्रीज की हेगेमोनी चल रही है इसमें। काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस में। तो इस पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। यूपीएससी में ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और फिर से चांसेस हैं कि इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो हम आज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे देखेंगे कि क्या क्या इसके चैलेंजेस हैं, कैसे उनको ओवरकम करा जा सकता है। मेरा नाम संतोष चौधरी है, मैं CSE 2018 की सेलेक्टेड ऑफिसर हूँ। आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद या फिर आपको अगर यूपीएससी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम little_simple_बुद्धा पे एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। इन द ऑर्डर टू स्टे रेलेवेंट रहने के ऑर्डर में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स शुड इंगेज इन नेगोशिएशन ऑन 21st century issues and keep sight of the unresolved old trade issues। ओके, स्टेटमेंट को समझो। क्या बोल रहा है कि आज के टाइम में रेलेवेंट रहने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं इनको 21वीं सदी के जो इशू हैं, मतलब आज के करंट के जो इश्यूज़ हैं, इनके साथ में ओल्ड इश्यूज़ जो हैं, पुराने जो चैलेंजेस हैं कि इतनी पुरानी बॉडी है, इसकी हिरार्की सही नहीं है, या फिर डेवलप्ड कंट्रीज़ की ज़्यादा बोलबाली है इसमें, इन सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करना पड़ेगा ताकि ये आज के समय में रेलेवेंट रह सके। इस पर कॉमेंट करना है, ठीक है। तो हम क्या बताएंगे इसमें, क्वेश्चन समझ आ गया आपको। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि इशू क्या है, चैलेंजेस में दोनों बताने, 21st century चैलेंजेस क्या है और अनरिजॉल्व्ड ओल्ड ट्रेड इश्यूज क्या है, पुराने और नए दोनों तरीके। नाउ क्योंकि कोविड के टाइम के अंदर जो ट्रेड है वो भी चेंज हो गया है, तो यहाँ पे हम कोविड के बारे में भी डिस्कस करेंगे एंड ऑल्सो हमको कॉमेंट करना है। तो हमारे क्वेश्चन का फ्रेमवर्क क्या रहेगा, सबसे पहले तो हम WTO को इंट्रोड्यूस करेंगे कि भाई WTO है क्यों, व्हाट इट इज़ और क्यों ये न्यूज़ में रहा है, ठीक है। इसके बाद सीधा क्वेश्चन में जंप कर जाएंगे और हम लिखेंगे चैलेंजेस इन WTO। तो यहाँ पे आप दो सेग्रीगेशन कर सकते हो, 21st century चैलेंजेस करके एक सब हेडिंग बना सकते हो, दूसरी सब हेडिंग बना सकते हो ओल्ड ट्रेड इश्यूज़ करके। तो इससे एग्जामिनर को लगेगा कि आपने पूरे क्वेश्चन को अच्छे से सेग्रीगेट करके आंसर करा है, ठीक है। दिस इज़ वन मेथड। दूसरे में आप बिना इसको लिखे सीधे चैलेंजेस को भी लिख सकते हो, वो भी फाइन मेथड है। उसके बाद क्योंकि हमको कमेंट करना है, तो मतलब हमको इस पर वे फॉरवर्ड भी देना है कि यार इस तरीके से इन चैलेंजेस को ओवरकम करा जा सकता है। तो हम लिखेंगे वे फॉरवर्ड और फिर व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या हमको करने की ज़रूरत है, इन सब पे हम यहाँ पे लिखेंगे एंड देन वी विल फाइनली कम टू दी कंक्लूजन। तो ये हमारे पूरे क्वेश्चन का फ्रेमवर्क रहेगा। कंटेंट देखते हैं। सबसे पहले WTO है क्या। WTO एक इकलौती ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड्स के लिए रूल बनाते हैं, डीलिंग विद द रूल्स ऑफ ट्रेड, किसके बीच में, बिटवीन नेशंस के बीच में, ठीक है, इंटरनेशनल के लिए। ओके, WTO के मतलब WTO की जो कोर वैल्यूज़ है वो क्या है कि ये एग्रीमेंट करती है डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड को लेकर, जैसे ट्रेड का टैरिफ कितना होगा, आपका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का टैक्स कितना होगा, इन सब चीज़ों को नेगोशिएट करती है कि कोई भी कंट्री अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठा के दूसरी कंट्री को नेगेटिव एडवांटेज ना दें। जैसे कि कोई डेवलप्ड कंट्री है या फिर मान लो कि एक कंट्री है X और दूसरी कंट्री है Y। अभी Y के पास किसी सामान की बहुत ज़रूरत है और X के पास वो सामान अनलिमिटेड है, तो क्या करेगा, X क्या करेगा कि इस पे हेवी टैक्सेस लगा देगा क्योंकि इसको पता है कि Y को ज़रूरत है। तो X को हेवी टैक्सेस लगाने से रोकने के लिए, ताकि ये प्रोडक्ट महंगा होके Y के पास ना जाए, ये इसको रेगुलेट करेगा, नेगोशिएट करेगा। और ये साइन होता है इसके पूरी 164 मेंबर कंट्रीज़ के साथ में, ठीक है। तो
कोविड से पहले भी ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शंस थे, 3 फंक्शंस, उनमें काफ़ी चैलेंजेस आ रहे थे। और 3 फंक्शंस क्या हैं इसके? पहला है प्रोवाइडिंग ए नेगोशिएशन फॉर्म टू लिबरलाइज ट्रेड। नेशंस के बीच में, जैसे मान लो आपको कोई बिज़नेस करते हो, आपको बिज़नेस के अंदर मार्केट करना है, ट्रेड करना है, अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो आप सेलर के साथ क्या करते हो? नेगोशिएशन करते हो, आप बातचीत करते हो। तो सिमिलरली कंट्रीज़ के बीच में भी बातचीत होती है, नेगोशिएशन होता है कि ये हमारा प्रोडक्ट है, हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, इतना ट्रेड एंड टैरिफ लगाएंगे हम। इसके साथ ही ये न्यू रूल्स स्टैब्लिश करता है कि ताकि किसी सारी कंट्रीज़ को एक इक्वल लेवल का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, डेवलप्ड हो, डेवलपिंग कंट्री हो, किसी भी तरह की कंट्री हो, सबको बराबर का प्लेटफॉर्म मिलता है अपने प्रोडक्ट्स के लिए। एंड मॉनिटरिंग ट्रेड पॉलिसीज़, बाकी कंट्रीज़ की ट्रेड पॉलिसीज़ को मॉनिटर करता है ताकि कोई भी कंट्री स्क्यूड प्राइजेस ना लगाएं। स्क्यूड प्राइजेस में क्या होगा? जैसे मान लो चाइना है, वो स्क्रैप स्टील बेचता है, तो वो स्क्रैप स्टील पे अपनी कंट्री में सब्सिडीज़ लगा देता है। इसकी वजह से मान लो स्क्रैप स्टील का रेट अगर 100 रुपये पर किलो है और वो इसमें अगर सब्सिडी लगा देगा 30 रुपये की, तो वो किस भाव से बेचेगा? 70 रुपये के भाव से। और ये 70 रुपये का भाव किसी भी डोमेस्टिक कंट्री के अगर भाव से सस्ता है, तो मतलब स्क्रैप स्टील उसका ज़्यादा बिकेगा। तो ये ट्रेड पॉलिसीज़ को मॉनिटर करता है कि हर कंट्री की ट्रेड पॉलिसी भी उस हिसाब से होनी चाहिए कि वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली हो। एंड डिस्प्यूट भी रिजॉल्व करता है। ऐसा नहीं है, ट्रेड के अंदर हमेशा डिस्प्यूट्स होते हैं दो कंट्री में, जैसे यूएस एंड चाइना का ट्रेड चल रहा है, जैसे इंडिया एंड यूएसए का सोलर प्लेट्स पे चल रहा था, तो ये ट्रेड डिस्प्यूट्स को भी रिजॉल्व करता है। इसके साथ ही ट्रेड टेंशन इंक्रीजिंगली पॉलिटिसाइज्ड, अभी तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज्ड हो गई है, स्पेशली जब से यूएसए चाइना का ट्रेड वॉर चला है उससे, और उससे पहले से ही जब डब्ल्यूटीओ पे ये इल्ज़ाम लग रहे थे कि वो डेवलप कंट्रीज़ की, यूएसए का ज़्यादा सुनता है, यूएसए के फेवर में ज़्यादा डिसीजन ले रहा है, तब से हाईली पॉलिटिसाइज्ड हो गई है। और कोविड-19 के चक्कर में और भी ज़्यादा इकोनॉमिक चैलेंजेस आ गए हैं, तो हमको ज़रूरत है कि एक मॉडर्नाइज्ड फुली फंक्शनिंग डब्ल्यूटीओ होना चाहिए। अभी उसकी और भी ज़्यादा ज़रूरत है। तो इश्यूज़ क्या हैं? सबसे पहले इशू देखो, एक तो चाइना स्टेट कैपिटलिज्म। चाइना को टेम करना मतलब सबसे बड़ा टास्क है यहाँ पे। चाइना का इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा है, फिर उसकी साइज़ और उसकी ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी इस तरीके से है कि उसने पूरे ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम में टेंशन लेके आ गया है। चाइना स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं चाइना में, आपको पता है। और मेजर चैलेंज यही होता है कि जब चाइना का स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज वर्ल्ड के फ्री मार्केट के साथ compete करता है, तो ये अपना कंट्रोल रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी वजह से एक मेजर चैलेंज है। क्रिटिकल प्रॉब्लम ये भी है कि डब्ल्यूटीओ के पास कोई रूल बुक में इस तरह का प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है कि किस तरीके से चाइना का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मामला है, या फिर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, या फिर इंडस्ट्रियल सब्सिडीज, जैसे कि मैंने आपको स्टील स्क्रैप्ड स्टील में बताया था, इस तरह का कोई रूल बुक नहीं है। तो और उसके साथ ही यूएसए चाइना का ट्रेड वॉर जो काफ़ी टाइम से चल रहा था, तो उस पर मतलब दिस इज़ अनदर इशू। लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी काफ़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है। डब्ल्यूटीओ में एक मेजर चैलेंज दोहा एग्रीमेंट के अंडर ये भी चल रहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में कौन कौन आता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो डेफिनेशन है उसको चेंज करा जाएगा। और जैसे इंडिया है, चाइना है, टर्की है, ये सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ में आती है, ब्राज़ील है। अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ की डेफिनेशन को चेंज करा जाएगा तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये जैसे इंडिया, चाइना, टर्की, ब्राज़ील, ये सारी कंट्रीज़ डेवलप्ड कंट्रीज़ के स्टेटस के अंदर अपग्रेड हो जाएंगी। तो डब्ल्यूटीओ में डेवलपिंग कंट्रीज़ को इस बात को समझने की कोशिश करना, क्योंकि डब्ल्यूटीओ में डेवलपिंग कंट्रीज़ क्या हैं कि अभी लोअर लेवल पे हैं, उनको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो डब्ल्यूटीओ हमेशा डेवलपिंग कंट्रीज़ को ज़्यादा नेगोशिएशन पावर देता है, ज़्यादा बोलते हैं ना कि उन पे कम टैरिफ लगाता है, उनको प्रॉफिट देने की कोशिश करता है ताकि वो डेवलप्ड हो सके, क्योंकि उनको ज़्यादा ज़रूरत है। उनका इकोनॉमिक स्टेटस, सोशल स्टेटस अभी इतना हाई नहीं है। तो अगर ये हो जाता है तो जो कंट्रीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ में आती हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में आने के बाद इनको जो ये इंसेंटिव्स मिलते हैं डब्ल्यूटीओ की तरफ से डेवलपिंग कंट्रीज़ के नाम पे, वो मिलने बंद हो जाएंगे। और कोई एग्रीड डेफिनेशन है नहीं, तो मेंबर्स ने खुद ही सेल्फ डेजिग्नेट कर लिया है खुद को डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट पाने के लिए, जो दोहा एग्रीमेंट के अंदर आता है। तो ये सब्जेक्ट काफ़ी कंटेंशियस है यहाँ पे। फिर है ई कॉमर्स एंड डिजिटल ट्रेड ऑल्सो। सो हालांकि पिछले 25 सालों में, क्या पिछले 5-10 सालों के अंदर बहुत चेंजेस हो गए हैं। पहले जो ट्रेड था वो सामान सीधा फिजिकली, मतलब आपको स्टोर खोलना पड़ता था, शिपमेंट्स के थ्रू होता था। अभी सब डिजिटल, आप अलीबाबा से ऑर्डर करो, चाइना से सामान आएगा। तो
1998 के अंदर ई कॉमर्स का वैल्यू क्या है, इसका कितना ग्रोइंग रोल हो रहा, कितना बढ़ रहा है इसका मार्केट, डब्ल्यूटीओ ने रियलाइज़ करा कि डब्ल्यूटीओ ई कॉमर्स एक यहाँ पे ओपन करा जाएगा जिसमें ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स, अगर आप ऑनलाइन के थ्रू जितना भी कॉमर्स कर रहे हो उसके जितने भी ट्रेड रिलेटेड इशू हैं उन सबको यहाँ पे चैलेंज करा जाएगा, उन सबको यहाँ पे रेगुलेट करा जाएगा। लेकिन इस पे भी कोई सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं, ये भी क्वेश्चंस के अंडर आ गया डेवलपिंग कंट्रीज़ में, क्योंकि ये इसमें क्या चैलेंज था कि इट्स इम्प्लीकेशन ऑन कलेक्टिंग रेवेन्यू। मेजर जो ई कॉमर्स की कंपनीज हैं, जैसे आप अमेज़ोन मान लो या फिर आप अलीबाबा मान लो, ये सारी कंट्रीज़ यूएस से बेस्ड है। तो इनका ई कॉमर्स के लिए टैक्सेस का रूल अलग होता है कि इधर तो आप अपनी ओरिजिन कंट्री के अंदर या फिर आप अपनी सेलर कंट्री के अंदर रेवेन्यू करोगे, ये दोनों कंट्रीज़ के बीच में पैक्ट होता है। तो यहाँ पे जिधर भी ये अपना रेवेन्यू पे करते हैं वहाँ पे कलेक्टिंग रेवेन्यू का दोनों कंट्रीज़ के बीच में टसल रहती है। कोविड-19 की वजह से भी ज़्यादातर शिफ्ट जो है वो ई कॉमर्स की तरफ चला गया है। तो अभी ऑनलाइन ट्रेड को रेगुलेट करना पहले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अभी हम मैक्सिमम मतलब घर के सामान से लेके हमारे कपड़े जूते सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ हम मोस्टली हम लोग आजकल ऑनलाइन ही ऑर्डर करते हैं। पहली चीज़ है कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं एक साथ में, दूसरा है कि आप घर में आराम से बैठे बैठे उसको ऑर्डर कर सकते हो, और तीसरा उसका एक्सचेंज हो जाता है, आपको जाके माथापच्ची नहीं करनी पड़ती कि उसको लेके आना है, उसको इंस्टॉल करना है, जो आपको सेल कर रहा है वो उनका है, और चौथा आपको अच्छी सेल प्राइस भी मिल जाती है। तो काफ़ी सारे मतलब अभी वी आर मोर शिफ्टिंग टुवर्ड्स द ई कॉमर्स, तो अभी और भी ज़्यादा ज़रूरत है कि ई कॉमर्स को रेगुलेट करा जाए। एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट में भी है, डब्ल्यूटीओ का एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, जो 1995 में फोर्स में आया था, एंड इट इज़ अ माइलस्टोन एग्रीमेंट। इसमें क्या था, इसमें सब्सिडीज़, रिफॉर्म ऑफ सब्सिडीज़ एंड हाई ट्रेड बैरियर्स थे जिनको उनको टारगेट करा गया था, जो एग्रीकल्चर ट्रेड को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। इसमें क्या था, जैसे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे कि यूएसए है, वो वीट पे अपनी कंट्री में सब्सिडीज़ देने के बाद में उसको एक्सपोर्ट कर रहा था, तो इसका जो वीट है वो काफ़ी सस्ता पड़ रहा था, तो इसकी वजह से डोमेस्टिक प्रोडक्शन हार्म हो रहा था। तो ये डिस्ट्रॉटेड एग्रीकल्चर ट्रेड को टेम करने के लिए लाया गया था। लेकिन इसमें फिर से वही चैलेंजेस आ गए कि फूड सिक्योरिटी का इशू है, डेवलपमेंट रिक्वायर फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया, तो यहाँ पे ये वाले चैलेंजेस हैं। उसके अलावा क्या चैलेंजेस है, ये तो नए हैं। पुराने जैसे ओल्ड अगर ट्रेड इश्यूज़ की हम बात करें तो फंक्शनिंग ऑफ स्टेट एंटरप्राइजेज जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ में इंटरफेयर करती है, या फिर जो GATT या WTO है उसकी ऑपरेटिव को अगर डिस्टर्ब करती है, तो दैट इंटरनेशनल ट्रेड इज़ कंडक्टेड स्पेशली बाय द प्राइवेट सेक्टर ऑपरेटर्स। तो उनके प्राइवेट सेक्टर ऑपरेटर्स क्या मतलब लाइक व्हाट इट मीन्स टू से, किसी भी मार्केट इकोनॉमी में सप्लाई और डिमांड की कंडीशन को कंट्रोल करके प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं वो WTO के जो फंक्शंस हैं उनको डिस्ट्रॉट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को भी उतना ही कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बहुत सारी WTO कंट्रीज़ दे बेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये उन पे मतलब इट्स बीन इन टॉक एंड इट्स बीन इन द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि वो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग डोमेस्टिक सब्सिडीज़ का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको US एंड फीड का एग्जांपल दिया, गेहूं का। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सब्सिडीज़, जैसे चाइना की इंडस्ट्रियल सब्सिडीज़ मैंने आपको बताई थी, तो इसकी वजह से क्या है कि वो सिस्टम में ब्लॉकेज और प्रोटेक्शनिस्ट रिएक्शंस भी करते हैं। प्रोटेक्शनिस्ट रिएक्शंस कैसे हैं कि मान लो जैसे USA को चाइना से स्टील नहीं खरीदना, ठीक है, चाइना ने भेजा कि मेरा स्टील खरीद लो। USA मना तो कर नहीं सकता, अभी तो खैर हालांकि सिस्टम चेंज हो गया है, गवर्नमेंट चेंज हो गई है, तो USA क्या करेगा, स्टील पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देगा, बहुत हेवी इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देगा। मान लो 100 रुपये का स्टील है, इसने 40 रुपये इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी, तो अभी ये ना चाइना को 140 रुपये में पड़ेगा, तो चाइना को बहुत महंगा पड़ेगा। तो ये USA की प्रोटेक्शनिस्ट रिएक्शंस हैं कि मैंने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, अब लेके आ जाओ, तुम बेच दो, कैसे बेचोगे। तो ये इस तरीके से ब्लॉकेज कर देते हैं ना। ब्लॉकेज एंड डेडलॉक अपेलेंट बॉडी भी है इसका, जहाँ पे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है, तो वहाँ पे भी जो स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके बोलबाले की वजह से ये ब्लॉकेज हो जाता है। WTO ने अपना जो क्रिटिकल बैलेंस है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन में इसका काम क्या है कि वो सपोर्ट करे, कंसोलिडेट करे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को बाइंड करें, ताकि जो प्रोटेक्शनिज्म वाली पॉलिसीज़ हैं या फिर जो किसी भी ट्रेड को नुकसान पहुंचाने वाली जो पॉलिसीज़ हैं उनको काउंटर कर सके। और साथ ही में ये भी इसने बैलेंस लूज़ कर दिया है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था, इंस्टीट्यूशन था वो लिटिगेशन बेस्ड डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए।
बहुत सालों से मल्टीलेटरल सिस्टम फॉर द सेटलमेंट ऑफ द ट्रेड डिस्प्यूट ये इंटेंस स्क्रूटनी के अंडर आ रहा है और कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म के अंडर आ रहा है। स्पेशली यूएसए ने सिस्टमेटिकली ब्लॉक करा है अपेलेंट जो जजेस होते हैं, अपेलेंट बॉडी मेंबर्स होते हैं, जहाँ पे डिस्प्यूट रिजोल्व होता है वहाँ पे जो जजेस का सिलेक्शन होता है उसको यूएसए ने सिस्टमेटिकली ब्लॉक कर दिया था क्योंकि ये इसके फेवर में नहीं जा रहा था। तो दिस इज़ अगेन एंटी डेमोक्रेटिक हियर। तो अभी ठीक है, चैलेंजेस हमने दे लिए, करने की क्या ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमको न्यू सेट ऑफ रूल्स चाहिए, मॉडर्नाइज करना पड़ेगा डब्ल्यूटीओ को, ताकि जो चेंजिंग डिजिटल ट्रेड इन ई कॉमर्स जो नया आ रहा है, जो चेंजिंग ट्रेंड ऑफ ट्रेड आ रहा है, लिख देती हूँ मैं इसको, चेंजिंग ट्रेंड ऑफ ट्रेड, ठीक है, ई इधर उधर हुआ है। सो इसको डील करने के लिए मॉडर्नाइज करना पड़ेगा और डब्ल्यूटीओ मेंबर्स को खुद भी ये दे विल आल्सो हैव टू डील मोर इफेक्टिवली विद द चाइनाज ट्रेड पॉलिसीज़। और किस तरीके से, मतलब ये उनको सीखना पड़ेगा, रूल्स लेके आने पड़ेंगे, उनको नेगोशिएट करना पड़ेगा कि कैसे जो इंडस्ट्रियल सब्सिडीज़ और जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज वाला चैलेंज है चाइना को, उसको कंट्रोल करा जाए। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की क्लाइमेट चेंज की आप बात कर लो तो उसमें अभी जो ट्रेड और एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की हम बात करते हैं तो उसको डब्ल्यूटीओ का एक बड़ा रोल इसमें प्ले होगा, क्योंकि ट्रेड और डब्ल्यूटीओ दोनों काफ़ी बड़े रोल प्ले करते हैं यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन द पेरिस एग्रीमेंट को अचीव करने के लिए। तो यूएन डब्ल्यूटीओ का एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पे प्ले हो सकता है इन रिफॉर्मिंग द फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज़। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2017 के अंदर जब कॉन्फ्रेंस हुई थी तब न्यूजीलैंड, तब 12 डब्ल्यूटीओ मेंबर्स न्यूजीलैंड ने लीड करे थे और उन्होंने बोला था कि टू अचीव एम्बिशियस एंड इफेक्टिव डिसिप्लिन ऑन इनएफिशिएंट फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज़ दैट इनकरेज वेस्टफुल कंजप्शन की फॉसिल फ्यूल पे आप हेवी सब्सिडीज़ लगाओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ लोग या जो कंट्रीज़ हैं वो मूव होना स्टार्ट हो जाएँ। इसके साथ ही एक वाइब्रेंट डब्ल्यूटीओ कैन नॉट अकोमोडेट कन्फ्लिक्टिंग इकोनॉमिक मॉडल ऑफ द मार्केट वर्सेस स्टेट, ठीक है। तो इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और सारे डब्ल्यूटीओ मेंबर्स को कि दी ऑपरेटिव अजम्पशंस कि यहाँ पे रूल बेस्ड ऑर्डर चलता है बाय ये मार्केट इकोनॉमी, द प्राइवेट सेक्टर एंड द कॉम्पिटिशन, इन सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नेगोशिएशंस लॉन्च करने पड़ेंगे ताकि जो इशू आ रहा है मार्केट एक्सेस का, एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ का, इंडस्ट्रियल सब्सिडीज़ का या फिर फूड सिक्योरिटी का जो कंसर्न है, इन सबको एड्रेस करा जा सके। और साथ ही में ज़रूरी है कि एक क्रेडिबल ट्रेडिंग सिस्टम रिक्वायर अ डिस्प्यूट सेटलमेंट इशू, क्योंकि अगर जब भी ट्रेड की बात होती है तो दो कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट होता ही होता है। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि एक क्रेडिबल डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम हो जो फटाफट से और बैलेंस्ड तरीके से बिना किसी की बायस करे हुए यहाँ पे न्याय कर दे। इसके साथ ही हमको सीरियस नेगोशिएशंस लॉन्च करने पड़ेंगे टू रिस्टोर द बैलेंस एंड एक ओपन माइंडेड प्लूरिलेटरल प्लेटफॉर्म खड़ा करना पड़ेगा जिसमें कोई भी, जैसे यूएसए ने जजेस की एंट्री ब्लॉक कर दी थी, जजेस का इलेक्शन ब्लॉक कर दिया था, तो उस तरीके से कोई भी ब्लॉकेड नहीं होना चाहिए। WTA को देयर इज़ बहुत सारे रूल्स ऐसे भी हैं जो आउटडेटेड हो गए हैं क्योंकि काफ़ी पुराना 1948 का बॉडी है ये। तो नए रूल्स चाहिए हमको विच कैन कीप पेस विद द मार्केट एंड टेक्नोलॉजी। जिस तरीके से नया मार्केट एंड टेक्नोलॉजी आ रहा है तो नए रूल चाहिए, नए आइडियाज़ चाहिए, नए नेगोशिएशन तरीके चाहिए। तो इन सबको एड्रेस करना है। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, WTO मेंबर विल हैव टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन मूविंग फॉरवर्ड विद नेगोशिएशन ऑन द 21st सेंचुरी इश्यूज़ और उसके साथ ही जो ओल्ड ट्रेड इश्यूज़ हैं, एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, उनको दोनों को साथ में लेके, बैलेंस में लेके इसको चलना पड़ेगा। WTO का कंस्ट्रक्शन will have to be constructed on the foundation of liberal multilateralism। लिबरल मल्टीलेटरलिज्म का क्या मतलब है कि जितनी भी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट हुई, जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं, सबकी इक्वल लिबर्टी है, सबके पास इक्वालिटी होगी। रेस्टिंग ऑन ओपन एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी प्लूरिलेटरल पिलर्स। एक एपलेट बॉडी इंप्रूव करनी पड़ेगी, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स को अकोमोडेट करना पड़ेगा और साथ ही में एक रीअफर्म्ड कमिटमेंट to the rule based liberal market order with a development dimension must be the foundation starting point। तो ये हमारा कि देखो इसमें क्या सिर्फ ये कीवर्ड है कि रूल बेस्ड लिबरल मार्केट ऑर्डर, ठीक है, ये हमारा कीवर्ड है, रूल बेस्ड लिबरल मार्केट। ऐसा मार्केट जो सबके लिए ओपन हो और रूल बेस्ड हो, किसी एक की या दो की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, सबका उसमें बराबर अधिकार होगा, ये यहाँ पे कीवर्ड है। तो ये हमारा कंक्लूजन हो जाएगा। WTO को हम इस नोट पे ख़त्म कर देंगे, एक फॉरवर्ड लुकिंग नोट पे कि इस तरीके से इसमें जो चैलेंजेस हैं उनको हमको इसलिए इस तरीके से इम्प्रूव करना है।
तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। WTO क्या है छोटा सा बता के, इसके चैलेंजेस काफ़ी सारे हैं। 21st सेंचुरी के चैलेंजेस ले लो, चाहे ओल्ड ट्रेड इश्यूज़ ले लो, दोनों को हमने डिस्कस कर लिया है। इसके साथ ही वे फॉरवर्ड भी डिस्कस कर लिया है, क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली पूछा नहीं गया है लेकिन आपको कमेंट करने के लिए पूछा गया है, तो डेफिनेटली यू नीड टू राइट सम पॉइंट्स ऑन दी वे फॉरवर्ड ऑल्सो। और इसके साथ ही कंक्लूजन लिख के क्वेश्चन को एंड कर देंगे। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड द कंटेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, मत मिस करना। ये प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, और आजकल प्रीलिम्स में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक के साथ काफ़ी सब्जेक्टिव भी आते हैं, सो आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा ये। एंड इस क्वेश्चन का अगर PDF आपको डाउनलोड करना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम में बायो में मैंने गूगल ड्राइव का एक लिंक दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट इज़ इट विद टुडे। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।